हेलो दोस्तों। जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी को चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है ये अब कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता इंडियन पॉलिटी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये कन्फ्यूज़न होता है और वो गलती से लॉर्ड कॉर्नवालिस पे वो टिक करके आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो कि ऑप्शन कौन सा है, बी सही है, यानी वारेन हेस्टिंग्स ने जो है जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया था। इसके एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो है 6 दिसंबर को, आप बोल सकते हैं 6 दिसंबर को 1732 से 22 अगस्त 1818 तक उनका ये रहा। यहाँ पे आप ये ध्यान दे सकते हैं कि 1773 से 1785 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ये। और वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जिला कलेक्टर के कार्यालय की शुरुआत की थी। ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बताना है कि ब्रिटिश राज्य के दौरान कलेक्टर का कार्यालय का क्या क्या जिम्मेदारी होता था। तो देख सकते हैं कलेक्टर के रूप में वह राजस्व संगठन के प्रमुख थे, यानी टैक्स से संबंधित, रिवेन्यू से संबंधित, पंजीकरण, परिवर्तन और होल्डिंग्स के विभाजन के साथ आरोप लगाया गया। और ये जितने भी समस्याएं थी वो सबका ही निपटारा करते थे, मतलब पंजीकरण हो गया, परिवर्तन या होल्डिंग्स का जो भी हो, विवादों का निपटारा ये इनके द्वारा किया जाता था, ऋणी संपदाओं का प्रबंधन करते थे, कृषकों के ऋण और अकाल राहत के बारे में भी इनके अंदर जितनी भी डिसीजन थी, ज्यूरिस्डिक्शन थी, इनके अंदर आती थी। अब जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने अवर न्यायालयों और विशेष रूप से पुलिस के काम का निर्देशन करने के लिए सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग किया। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्यालय राजस्व इकट्ठा करने और शांति बनाए रखने के लिए, पेक्यूलियर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक, यानी जिसको हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम दे सकते हैं, और जेल के महानिरीक्षक, सर्जन जनरल, मुख्य वन संरक्षक और मुख्य अभियंता को अपने विभागों में प्रत्येक गतिविधि को सूचना कलेक्टर को देनी होती थी। तो जितने भी हम लोगों ने अभी अधिकारियों की बात की, ये सारे कलेक्टर के अंदर आते थे और ये क्या करते थे कि अपनी सारी, अपने से जो भी उनके जुरिडिक्शन, उनके कार्य से संबंधित रिपोर्ट है वो कलेक्टर को देना होता था। तो हमने ये देख लिया कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये 1772 में फॉर्म किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है अधिनियम कब पारित किया गया। पिट्स इंडिया अधिनियम कब पारित किया गया। तो सिंपल है, 1784 यानी 1784 में की गई थी। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें तो आप, चूँकि आप देखो 1857 में जो है रिवोल्ट हुआ था 1857 का। तो आप इससे भी, आप सबसे बढ़िया क्या करो, जो हम लोग अपने एग्जामिनेशन के दौरान जब अपेयर हुआ करते थे, और मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात भी किया है, तो मुझे जहाँ तक मुझे मालूम चला है कि ज़्यादातर बच्चे एलिमिनेशन टेक्निक्स अपनाते हैं, राइट। तो आप करो जैसे कि अगर मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता, मुझे नहीं आता, तो मैं क्या करता कि सबसे पहले एलिमिनेट करता हर एक मैं ऑप्शन को, राइट। क्योंकि 1575 तो हो नहीं सकता है, राइट। पिट्स इंडिया 1575 हो नहीं सकता है, क्योंकि 1500 से लेकर 1600 के बीच में अलग अलग वो जो है सारे लाइक पुर्तगीज आए थे, फ्रेंच वगैरह, फ्रांस के जो कॉलोनी से इंडिया में आए थे, तो उनका भी इस्टाब्लिशमेंट ही उस समय हो रहा था। तो ये तो होने से रहा। 1857 में आप अंदाज़ा लगा लो कि उस समय एक रिवोल्ट हो रहा था, काफ़ी बड़ा टर्मवायलेंस था, उपद्रव हो रहा था। तो उस समय पिट्स इंडिया अधिनियम जो है पास होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये जो अधिनियम है, राइट, ये कहीं ना कहीं एक स्क्रूटनी, एक प्रबंधन से संबंधित है। तो आप देख सकते हो कि उस समय ऐसा करेंगे नहीं। अगर उस समय कुछ, अगर उनको एक्ट पास भी करना होगा तो क्रिमिनल से या फिर क्राइम से संबंधित एक्ट पास करेंगे, पीस से संबंधित एक्ट पास करेंगे, राइट। 1758 होगा नहीं। आप पहले इस चीज़ को ध्यान से देखो। तो क्या होगा, 1784 होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784, जिसे पिट्स इंडिया अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, आप ये ध्यान रखना। और महान ब्रिटेन के सांसद का एक अधिनियम था ये, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण में लाकर 1773 के विनियम अधिनियम को की कमी को संबोधित करना था। अब समझ में आ रहा है आपको। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि ब्रिटिश सरकार जो ईस्ट इंडिया अधिनियम ने बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति के लिए प्रदान किया था, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो 1784 यानी 1757 में, मैंने आपको बता दिया 1757 में कौन सी
युद्ध हुई थी, कौन सी वार हुई थी, जिसको हम बोल सकते हैं दो जिसको गुड्स की और जिसको हम बोल सकते हैं किन के बीच में हुई थी, आपको ये बताना है। राइट। सो पिट्स इंडिया अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति के लिए प्रदान किया और कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत की सरकार और अंतिम अधिकार रखने वाली सरकार के साथ ताज प्रदान किया। तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। और बाकी हमारा जो है, किस अधिनियम ने भारत से बर्मा और अदन को अलग किया, तो ये दोनों कंट्रीज हैं। राइट। तो अभी आप ध्यान देना है, ये बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूज़न है कि ये 1909 में किया गया था। कुछ लोगों से मैंने देखा कि जब वो क्वेश्चन आया था ये, तो पिछले एग्जामिनेशन में 2019 यूपीएससी की प्रीलिम्स में, तो बहुत सारे लोगों ने किया था कि इसको 1919 में लगा दिया था। ठीक, तो ये गलत ऑप्शन है। 1919 में तो आपको मालूम है कि मोंटेसो क्लेम्सफोर्ड का हुआ था, मार्लियामेंटो 1909। तो आखिर सी में कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन सी सही है। आप देख सकते हो, संबंधित प्रस्ताव तो होगा नहीं। तो मैंने आपको बताया कि आप एलिमिनेशन टेक्निक से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो भारत से बर्मा अदन को कब अलग किया गया, 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अदन को 1939 और 1937 के बीच ब्रिटिश भारत के एक प्रांत के रूप में शासित संगठन किया गया था। आप समझो पहले अदन को, जबकि शारीरिक रूप से जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकली से दक्षिणी अरब प्रायद्वीपीय पर स्थित था। दक्षिणी अरब यानी आप इंडिया का अगर मैप देखोगे वर्ल्ड का, तो आप ये पाओगे कि जहाँ पे रेड सी है, रेड सी के नीचे जहाँ पर मैदागास्कर वगैरह है, आप वहाँ पे पाओगे कि एदन का जो है लोकेशन है। तो अदन को सितंबर 1839 से एडन सेटलमेंट के रूप में नियंत्रण किया गया था। समझ में आ रहा है आपको। और एक गैर विनियम प्रांत जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था, और फिर भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त के एक मुख्य आयुक्त द्वारा शासित एक विनियम प्रांत के रूप में उसको गठित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक मुख्य आयुक्त को उन्होंने क्या किया था, अपॉइंट किया था, चीफ कमिश्नर को, और उसको उन्होंने वहाँ पे बैठा दिया था अदन में। राइट। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा। और वो जो अदन था वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंदर आता था। ब्रिटिश के आधिपत्य के बाद अदन जल्द ही यूरोप और भारत और सुदूर पूर्व के बीच व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह और कोयला स्टेशन बन गया। आपको ध्यान देना है। और लाल सागर जिसे आप रेड सी बोल सकते हैं, कि सर्वेक्षण और 1869 में स्वेज नहर यानी स्यूज कैनल का आपने नाम सुना होगा, जहाँ से जो सी रूट है, सबसे फेमस सबसे मेजर सी रूट है। तो 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद अदन का व्यावसायिक और सामरिक महत्व काफ़ी बढ़ गया। तो आपको बताना है कि अदन कहाँ है। तो अदन आप देख सकते हो, मैंने आपको तुरंत बताया, दक्षिणी अरब प्रायद्वीपीय पर स्थित है ये। दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन है भारतीय परिषद का अधिनियम 1892। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको आप बोल सकते हैं मॉन्टेगो चैम्प्सफोर्ड, जिसको आप बोल सकते हैं क्लैम्सफोर्ड भी कभी कभी उसको प्रोनाउंस किया जाता है, सुधार अधिनियम 1919, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सिंपल है, मॉन्टेगो क्लैम्सफोर्ड सुधार नियम 1919 में किया गया था। आप देख सकते हैं कि निम्न क्वेश्चन क्या, फिर से पढ़ लें आप, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को, समझ में आ रहा है आपको, प्रांतीय विषयों के यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को हस्तांतरित और आरक्षित विषय में विभाजित किया गया था। तो मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन में आप देख सकते हैं 1919 में किया गया था। राइट। अब देखना है कि अब आरक्षित विषय में कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स। तो पहला फाइनेंस यानी वित्त, लॉ यानी कानून, व्यवस्था आ सकता है। राइट। सेना आ सकता है, पुलिस, ये जितने भी जो थे वो आरक्षित विषय में आते थे, यानी कॉलोनीज इंडिया में, कॉलोनियल इंडिया में जब ब्रिटिश का राज हुआ करता था। सार्वजनिक स्थान हो गया, और सार्वजनिक स्वास्थ्य आप जो भी बोल सकते हैं, शिक्षा हो गया, कृषि, स्थानीय स्वशासन, ये जितने भी हैं ये सब स्थानांतरित विषय में आया करते थे। राइट। अब दोस्तों यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किसे कहा जाता है। राइट। आप ध्यान से देखो, तो आपको बताना है। आप ऑप्शन में देख सकते हो कि मिंटो मॉरली सुधार जो था, रिफॉर्म, उसको बोला जाता था 1909 का। तो आखिर में इसको क्यों ये नाम दिया गया, हम लोग इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन जानते हैं। 1909 के अधीन इंडियन काउंसिल एक्ट, जिससे आप बोल सकते हैं, जो 1909 में पास हुई थी, जिसे मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है,
और 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए सुधार उपायों की श्रृंखला, जिनमें से मुख्य घटक ने भारत में शाही और स्थानीय विधान परिषदों की सदस्यता के लिए वैकल्पिक सिद्धांत को सीधे पेश किया था। दोस्तों, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। आप इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे देखना है कि ये मॉडरेट्स यानी कांग्रेस को गिराने के लिए स्थापित किया गया था। तो आपको क्या करना है कि जो कांग्रेस में दो पार्ट उसको विभाजन हुआ था, मतलब एक बोल सकते हैं इंटरनल आइडियोलॉजी सेपरेटेशन हुआ था, जो सोच विचार के रूप में लोग बट चुके थे। तो कौन कौन से थे? पहला तो मॉडरेट, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। तो आपको बताना है कि मॉडरेट में कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे। तो एक्सट्रीमिस्ट में मैं आपको बता दूं, लाल बाल पाल यानी लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री मैंने बोल दिया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक हो गए। और इसके बाद आप लाल बाल पाल मैंने आपको बोले बिपिन चंद्र पाल, राइट, जो कि कोलकाता से थे। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉडरेट्स में कौन कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। हालांकि महात्मा गांधी तो 1915 के बाद आए, लेकिन ये भी मॉडरेट्स में आते थे, राइट। सो इसलिए जिसको हम बोल सकते हैं कि यह मॉडरेट्स को गिराने के लिए स्थापित किया गया था और धर्म के आधार पर अलग अलग निर्वाचकों का परिचय देता है। अगर आप इसमें अगर बात करोगे 1909 में, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी कहा जाने लगा। तो आपको बताना है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है। आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखने की ज़रूर कोशिश करें। और इसी तरीके से हम लोग पॉलिटी का चैप्टर वाइज आपका जो है इनिशिएटिव हम लोग लेकर आए हैं। आपका उसको एमसीक्यू करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, और बारीकियों से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये इनिशिएटिव ऐसे ही जारी रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और डेली आपके लिए 5 क्वेश्चन लाया जाएगा। धन्यवाद।